हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज से अपन सामाजिक विज्ञान की क्लास शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में लगभग मैं 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा आंसर सहित। अगर आप अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए, साथ ही घंटे वाले आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिल्कुल टाइम पर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण है उपनिवेशवाद का विरोध। तो उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब किसी देश का शासन किसी अन्य देश के द्वारा चलाया जाता है तो ऐसे शासन को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, जब अपने देश में अंग्रेज शासन चला रहे थे तो उस शासन को हम उपनिवेशवाद बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी देश की शासन व्यवस्था या अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं उपनिवेशिक शासन या उपनिवेशवाद। ठीक है, तो उसी का विरोध है यहाँ, यानी कि अंग्रेजी शासन का विरोध। औपनिवेशिक शासकों मतलब होता है अंग्रेजन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यानी कि दूसरे देश के जो लोग थे वो शासन चला रहे थे। शासकों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को समझने लगे थे। लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई कि अगर हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, एकत्र नहीं होंगे तो यहाँ से अंग्रेज़ों को भगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है ना। लोगों ने मिलजुल कर दमनकारी नीतियों का मुकाबला किया था। दमनकारी नीतियाँ किनकी थी? उन्हीं के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा जो दमनकारी नीति बनाई गई थी उनका लोगों ने जमकर विरोध किया, उनसे मुकाबला किया था। लोगों ने महसूस किया था कि औपनिवेशिक शासन को मतलब अंग्रेजन के शासन को समाप्त किए बिना उनके कष्टों का अंत नहीं होगा। लोगों के लिए मतलब ये महसूस होने लगा कि जब तक यहाँ से अंग्रेज नहीं भागेंगे तब तक हमारे कष्टों का निवारण नहीं होगा। और इसी के लिए हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम। तभी लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत हुई। ठीक है, इस विचार ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम। हालांकि लोग आपस में बिखरे हुए थे, देश के प्रति इतना प्रेम नहीं था, एक दूसरे के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, है ना। जब सभी लोग परेशान हो गए तो लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना भी जागृत हुई अंग्रेजों से लड़ने के लिए, है ना, उनका विरोध करने के लिए। और क्यों जागृत हुई? दूसरा कारण था राष्ट्रवाद का उदय होने का, करों में वृद्धि। जो मतलब अंग्रेजों की सरकार थी उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे, करों में वृद्धि कर दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, 1914 से शुरू होता है, 1919 तक चलता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ तो 1914 में, समाप्त कब हुआ? 1919 में। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई। रक्षा व्यय मतलब रक्षा के कार्य में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा सरकार के लिए। व्यय का मतलब होता है खर्चा। ठीक है, यानी कि रक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा और सरकार ने इसीलिए क्या किया, इस खर्चा को पूरा करने के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। करों का मतलब टैक्स में बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, और सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया तथा नया आयकर नामक कर लगा दिया, मतलब एक इनकम टैक्स लगा दिया लोगों के ऊपर, जिससे भारतीय लोगों में असंतोष उत्पन्न हो गया। मतलब लोग नाराज हो गए अंग्रेजी सरकार से। ठीक है, जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, यानी कि जिसकी वजह से लोगों के अंदर देश प्रेम जागृत हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब होता देश प्रेम। लोग अपने देश के प्रति जागरूक हुए, लोगों के अंदर एकता की भावना जागृत हुई। ठीक है, ताकि वो अंग्रेजों से लड़ सकें। तीसरा कारण था राष्ट्रवाद उदय होने का, जनता की आकांक्षाएं पूरी ना होना। अंग्रेज सरकार में जनता की जो आकांक्षाएं थीं, जो आशाएं थीं, वो अधूरी की अधूरी ही रह गई। मतलब अंग्रेजों ने जैसा लोगों के लिए सपना दिखाया ऐसा कुछ भी नहीं किया था। भारतीयों की आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने, यानी कि लोगों की आशा थी, भारतीयों की आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पे युद्ध है, ठीक है, समाप्त होने के बाद उनके कष्टों का अंत हो जाएगा। लोग सोच रहे थे कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, अंग्रेज लोग होंगे उनके सारे कष्ट दूर कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, परंतु उनकी आकांक्षाएं
पूरी नहीं हुई, मतलब उनकी जो आशाएं थी वो धरी की धरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। इस कारण से भारतीय लोगों में असंतोष व्याप्त था, यानी कि लोग नाराज थे अंग्रेजों से, ठीक है। और इसने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और उस पत्र में 11 मांगों का उन्होंने उल्लेख किया था, ठीक है। तो इस पत्र में 11 मांगों का उल्लेख किया गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ठीक है। उन्होंने इसीलिए इन मांगों को मांगा ताकि समाज के सभी लोग उनके साथ जुड़ सकें और उनका जो अभियान चला रहे थे उसमें साथ दें, ठीक है, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक के ऊपर टैक्स लगा रखा था। और नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर घर की ज़रूरत है, चाहे वो कितना भी गरीब आदमी क्यों ना हो। तो जो नमक के ऊपर कर लगा दिया था अंग्रेज़ों ने, टैक्स लगा दिया था, तो गांधी जी चाहते थे कि जो अंग्रेज़ों ने टैक्स लगाया है उसे वो हटा दें, ठीक है। और इसी के विरुद्ध में उन्होंने जो सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने नमक यात्रा निकाली और गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया, ठीक है। और नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। उपनिवेशवाद का मतलब होता है, या उपनिवेशिक सरकार का मतलब होता है, यानी कि जब कोई दूसरे देश के लोग किसी देश के ऊपर शासन चलाएं, ठीक है, तो ऐसी सरकार को हम बोलते हैं उपनिवेशक सरकार। अपने देश में उपनिवेशक के रूप में कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम उपनिवेशक सरकार। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। इसीलिए जो औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब है अंग्रेज़ों की सरकार, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश वाले लोगों की सरकार। उससे पहले अपने यहाँ कौन चला रहे थे देश? अपना देश जब गुलाम था तो यहाँ ब्रिटिश के लोग शासन चला रहे थे, उसी के लिए हम बोलते हैं औपनिवेशिक सरकार। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो ही गया होगा। ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं, साथ